नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी का स्वागत है इस बेहद ही खास इन्वेस्टर्स एजुकेशन इनिशिएटिव वेबिनार में। इस वेबिनार में खास तौर पर निवेशकों के लिए उनके पोर्टफोलियो को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये हम चर्चा करने वाले हैं। आज का वेबिनार बेहद ही खास होने वाला है। बैलेंस यानी संतुलन। आप अपनी लाइफ में तो बैलेंस चाहते ही है, लेकिन अपने निवेश में भी बैलेंस आपको रखना चाहिए। अब ये बैलेंस करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का सही तरीका क्या है, वो भी हाइब्रिड फंड्स के जरिए। आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं इस खास वेबिनार में। और हमारे साथ जो दो हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर श्रीनिवास खानोलकर। स्वागत करते हैं मिस्टर श्रीनिवास का। ये है नेशनल सेल्स हेड, बैंक एंड एनडीज मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर श्रीनिवास खानोलकर से हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे आप हाइब्रिड फंड्स के जरिए अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस ला सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जो दूसरे खास मेहमान इस वेबिनार में शामिल होने वाले हैं, उनका भी परिचय करा दें। मिस्टर उत्तम अग्रवाल, ही इज चीफ बिजनेस ऑफिसर बजाज कैपिटल। उत्तम जी का भी बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वेबिनार में। और बेहद ही खास ये चर्चा होने वाली है, जिसमें तमाम जो निवेशक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें ये साफ तौर पर बहुत ही आसान शब्दों में पता चलेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मिस्टर श्रीनिवास, इसलिए ये बहुत ही खास वेबिनार है क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक जागरूक करने वाली सीरीज है। और ये हमेशा खास रहती है क्योंकि इसमें जो कहते हैं ना बारीकियां होती है निवेश की, वो बहुत ही आसान शब्दों में हम आप जैसे एक्सपर्ट से समझते हैं। इसलिए सबसे पहले जब हम एक बैलेंस की बात करते हैं पोर्टफोलियो में, और जब हम थ्रू हाइब्रिड फंड्स बैलेंस पोर्टफोलियो करने की बात करते हैं, तो मन में यही सवाल आता है, हम हाइब्रिड फंड्स की अगर बात करें तो हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं? नाम में ही कुछ छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ एक मिक्सचर है। इसलिए मैं बहुत आसान भाषा में सबसे पहले यही आपसे समझना चाहती हूँ कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। और हाइब्रिड्स एक ऐसी कैटेगरी है जिससे नाम से ही पता चलता है कि हाइब्रिड यानी मिश्रण। तो 2 या 3 एसेट क्लासेस के मिश्रण से बने हुए प्रोडक्ट्स। अब इनमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं, तो थोड़ी सी पहले जो अलग अलग श्रेणी के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट शायद सही रहेगा लोगों के लिए। अगर आप हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो इसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें निवेश योजना में 2 या 2 से ज़्यादा एसेट क्लासेस में निवेश होता है, मोस्टली इक्विटी, डेट या गोल्ड इत्यादि में। और कम से कम इसमें 10% से ज़्यादा का निवेश हर एक श्रेणी में होता है। और फिर उसके बाद मार्केट कंडीशंस को देखते हुए फंड मैनेजर्स की राय के आधार पर एसेट एलोकेशन तय किया जाता है। और एक अलग टाइप का हाइब्रिड कैटेगरी है जो एग्रेसिव हाइब्रिड है, जो बहुत पॉपुलर है इन्वेस्टर्स में। अब इस योजना में इक्विटी एसेट क्लास में कम से कम 65% और अधिकतम 80% इन्वेस्ट किया जाता है, और डेट एसेट क्लास में 20 से 35% निवेश किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका रुझाव थोड़ा सा इक्विटी की तरफ है, और इसमें इक्विटी का टैक्सेशन का लाभ भी है। तीसरी जो श्रेणी है हाइब्रिड के अंदर जो आती है, वो एक डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जो आजकल बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनका है। अब इन योजनाओं वास्तव में डायनामिक नेचर के ही हैं। इनमें फंड मैनेजर कभी 100% डेट या कभी 100% इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे इससे ये जो पूरा कैटेगरी है, ये एक मॉडल पे चलता है, और मॉडल फाइनेंशियल मॉडल आपको बताता है कि आपको किस समय कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक पिछली बार जब हम मिले थे, हमने इक्विटी सेविंग्स फंड के बारे में थोड़ा सा बात किया था, जिसमें इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज श्रेणी में इन्वेस्ट किया जाता है। और वो 1/3 इक्विटी, 1/3 हिस्सा डेट और 1/3 हिस्सा आर्बिट्राज सेगमेंट में निवेश किया जाता है। और नियमित तय सीमा पर, समय सीमा पर इसको रीबैलेंस भी किया जाता है। और एक श्रेणी का प्रोडक्ट है जो हाइब्रिड में आता है, हालांकि ये
इसकी जो अंडरलाइंग है वो इक्विटी है, पर क्योंकि ये इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में निवेश किया जाता है, इसलिए इसको हम आर्बिट्राज जो फंड्स है वो हाइब्रिड में भी गिना जाता है। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इक्विटी सिक्योरिटीज को कैश और फ्यूचर्स मार्केट के भाव अंतर में निवेश और उनके उसको नियमित समय पर रोल ओवर करके होने वाले फायदे की स्ट्रैटेजी में निवेश करते हैं। तो ऐसे ये हमारे हाइब्रिड फंड्स है अलग अलग, और हर एक प्रोडक्ट अपने एक अलग शैली का है। और जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम चर्चा करेंगे कि कौन सी शैली का प्रोडक्ट किसके लिए लाभदायक है। उत्तम जी, आपके पास हम आ रहे हैं। जब इतने जैसा श्रीनिवास जी ने बहुत सारे हाइब्रिड फंड जो कैटेगरी के अंदर फंड्स आते हैं वो गिनाए, ये समझना जरूरी है कि हम जब हाइब्रिड फंड में निवेश करने की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके के एक निवेश अवधि की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा जो नजरिया होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सूट हाइब्रिड फंड कैसे लक्ष्यों को या कैसे निवेश अवधि के लिए कर सकते हैं? दो मेन कैटेगरीज हैं, श्रेणी हैं हाइब्रिड फंड्स के। तो इन सब सारी बाकी जितनी कैटेगरीज हैं इनको दो उसमें हम बांट सकते हैं, एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। तो आर्बिट्राज फंड हो गया, इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया, या हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड्स हो गए, ये तीनों कंजर्वेटिव श्रेणी में मैं डालूंगा। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की श्रेणी में आएंगे आपका मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड एंड इक्विटी एग्रेसिव फंड्स। तो ये 6 डिफरेंट प्रकार के हाइब्रिड फंड्स हैं, और इसमें 3 कंजर्वेटिव श्रेणी में आएंगे और 3 एग्रेसिव श्रेणी में आएंगे। तो जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं इसमें इक्विटी की मात्रा कम होती है, इसलिए इनका नाम कंजर्वेटिव है। और इक्विटी हम जानते हैं इसमें उतार चढ़ाव तेजी से होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स में ये ऊपर हायर में आते हैं। और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी की मात्रा कम होती है, 15 से 30-35% के बीच में होगी। और जो एग्रेसिव है उसमें इक्विटी की मात्रा 65% से लेके 80-90% तक होती है। अब इसकी अवधि की जहाँ तक बात है, तो जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं उसमें 6 महीने से लेके 18 महीने तक की कम से कम अवधि होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रुक सकते हैं तो भी अच्छा है, बट ये कम से कम एक हम स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 महीने से 18 महीना होना चाहिए। और एग्रेसिव में कम से कम 2 साल से 3 साल मिनिमम आपकी अवधि, टाइम होराइजन जिसे हम कहते हैं, होना चाहिए। आप इससे अधिक समय रह सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम समय अगर आप रहते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से कई बार इन फंड्स में जो आपका टारगेट रिटर्न है वो कई बार आप उसको हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ये चीज़ जो मिनिमम टाइम होराइजन जिसे कहते हैं वो फॉलो करना चाहिए। उत्तम जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बात को आगे रखा है, क्योंकि हम जब निवेश की बात करते हैं, निवेश में लक्ष्य उतना ही जरूरी है और लक्ष्य के साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितनी अवधि का निवेश कर रहे हैं। तो वो एक इनसिंक होता है, आपका लक्ष्य है और आपकी निवेश अवधि है, और हर एक अवधि के हिसाब से अपना एक फंड होता है, अपनी कैटेगरी है। और जो हाइब्रिड कैटेगरी पूरी है, जैसा शुरुआत में भी मैंने बोला, हर एक निवेश अवधि और हर एक निवेशक के लिए कुछ ना कुछ इसमें जरूर है। श्रीनिवास जी, आप ये समझना चाहते हैं कि हाइब्रिड कैटेगरी जो है उसका जो एक आधार है, मूल आधार है, वो बेसिकली बैलेंस करने का है। और बैलेंस कैसे हो सकता है? एसेट एलोकेशन से। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा हम निवेशकों को बताते आए हैं। ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हाइब्रिड कैटेगरी, हाइब्रिड फंड्स के परिप्रेक्ष्य में एसेट एलोकेशन किसी के पोर्टफोलियो में उसके बैलेंस बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है? ये बहुत ही सही सवाल है। इससे पहले कि हम बाकी के सवालों की तरफ बढ़ें कि किस इन्वेस्टर के लिए क्या होना चाहिए, एसेट एलोकेशन ये इन्वेस्टर्स की निवेश स्ट्रेटेजी का सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि इन्वेस्टर्स के टोटल निवेश संपत्ति को
उनके योग्य पोर्टफोलियो को ढांचे में स्थापित जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और कोई भी फंड चूज कर लीजिए और कोई भी स्टाइल चूज कर लीजिए, उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा इन्वेस्टर्स के लिए। अब एसेट एलोकेशन कैसे बनता है? इन्वेस्टर के आयु, वेतन, रिस्क लेने की क्षमता, निवेश की समय सीमा, ऐसी चीजों पे ध्यान रखते हुए आप एसेट एलोकेशन तय होता है। एसेट एलोकेशन है क्या? ये आपके इक्विटी टोटल जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितना शायद गोल्ड होना चाहिए या कोई और एसेट क्लास होना चाहिए, ये तय होता है। और इसके लिए ये जो मैंने पैरामीटर्स कहे वो इम्पोर्टेंट है। अब और ये जरूरी नहीं है कि मेरा एसेट एलोकेशन आपके लिए सही है या आपका एसेट एलोकेशन मेरे लिए सही है। हर एक इन्वेस्टर के लिए ये अलग हो सकता है और हर एक इन्वेस्टर को इसका फायदा भी अलग रूप में हो सकता है। एसेट एलोकेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में निवेशकों की मदद करता है, क्योंकि आप एसेट एलोकेशन में सही समय पे इक्विटी या डेट या गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस में निवेश करने के बाद नियमित समय पे उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करना, उससे निकलना और फिर उसी को इन्वेस्ट करना अपने एसेट एलोकेशन शैली में, इसमें ये मदद जरूर करता है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, जब तक उनका एसेट एलोकेशन ठीक नहीं रहेगा, उनका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो सही निकल के नहीं आएगा। इसीलिए एसेट एलोकेशन कोई भी शैली के इन्वेस्टमेंट हो, उससे पहले इन्वेस्टर्स को करना बहुत जरूरी है। हाइब्रिड फंड्स की उत्तम जी, क्योंकि चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपसे समझना चाहती हूँ। किसी भी मार्केट के माहौल में जो हाइब्रिड फंड है, चाहे वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो, चाहे फिर वो अग्रेसिव कैटेगरी का हो, या फिर चाहे वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड हो, वो बैलेंस करने का काम कैसे करता है पोर्टफोलियो को? मतलब एक निवेशक को क्या उसमें कुछ खुद मेहनत करनी पड़ती है या ये ऑटोमेटिक होता है? जैसा शुरुआत में हमें कुछ मालूम चला, अलग अलग मॉडल के आधार पर ये काम करता है। तो एक हाइब्रिड फंड किसी के पोर्टफोलियो में एक एसेट एलोकेशन को परफेक्ट कैसे करता है? देखिए, दो प्रकार के एसेट एलोकेशन फंड्स हैं। अगेन, एक है स्टैटिक एसेट एलोकेशन, जिसमें इक्विटी और डेट की मात्रा जो शुरू में डिसाइड हो गई वो ही फिर चलती रहती है। कि अगर हम 25% अगर डेट है इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में और 75% अगर इक्विटी है तो वही रहेगी। तो ये बाकी सारे जो अभी हमने कैटेगरीज डिस्कस करी हैं उसमें यही होता है स्टैटिक एसेट एलोकेशन। दूसरा प्रकार जो है बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, इसमें डायनामिक एसेट एलोकेशन होता है, जिसमें इन्होंने श्रीनिवास जी ने जैसे बताया कि कुछ मार्केट के पैरामीटर्स पे एसेट एलोकेशन को चेंज किया जाता है और रीबैलेंसिंग होती है पोर्टफोलियो की। सो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 65% इक्विटी से शुरू करा और 35% डेट से। इक्विटी मार्केट में अगर उछाल आ गया तो ये 65% जो है बढ़ के 75% हो जाएगा 6 महीने में या जब भी। तो इसको रीबैलेंसिंग किया जाता है, फिर से 10% को पोर्टफोलियो को प्रॉफिट बुक करके उसको फिर डेट में डालते हैं और दोबारा से एसेट एलोकेशन को 65-35 कर दिया जाता है। तो ये एक रीबैलेंसिंग का तरीका है जो फंड लेवल पे ऑटोमेटिक तरीके से चलता है। तो इक्विटी और डेट का जो ये प्रॉपर एलोकेशन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिटर्न्स जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जो निवेशक को मिलती है वो एसेट एलोकेशन के बेसिस पे ही आती है। ये कई स्टडीज हुई हैं जिसमें एसेट एलोकेशन की इम्पोर्टेंस बताई गई है, रिसर्च की गई है, और फंड सिलेक्शन जो है वो एसेट एलोकेशन की प्रतिक्रिया के पश्चात आता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठते हैं, सबसे पहले वो आपका जो रिस्क प्रोफाइल करके एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं और फिर फंड सिलेक्शन पे हम एज अ सेकंड स्टेप वहाँ पे जाते हैं। इन्वेस्टर्स के सामने आजकल काफी सारे ऑप्शंस हैं। मतलब ये तो म्यूचुअल फंड बाजार की एक खूबी ही है कि उन्होंने हर एक निवेशक के लिए कुछ ना कुछ खास रखा ही है।
अब विद इन हाइब्रिड कैटेगरी, जैसा आपने बताया, जैसा उत्तम जी भी बता रहे हैं कि उसके अंदर भी कई ऑप्शंस निवेशकों के पास है, लेकिन कौन सा ऑप्शन कैसे निवेशक के लिए है ये समझना जरूरी है। इसलिए मैं अब आपसे श्रीनिवास जी जानना चाहती हूँ कि हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ही जो अलग ऑप्शंस मिलते हैं निवेशकों के लिए, तो कौन सा किसको सूट करेगा? सबसे पहले जो एसेट एलोकेशन से निकल के आएगा कि आपकी इक्विटी कितनी होनी चाहिए, आपका डेट कितना होना चाहिए, या कोई और एसेट क्लास कितना होना चाहिए। उसके बाद जैसे उत्तम जी ने बताया, एग्रेसिव में 3 प्रोडक्ट्स है। अब अगर आपके एसेट एलोकेशन आपको बताता है कि आपका ओवरऑल जो एक्सपोजर है वो डेट में ज़्यादा होना चाहिए, 50% या 50 से ज़्यादा, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग्स है, या फिर जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, उनमें से आप कोई सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगता है, या आपको लगता है कि इनमें से आपके लिए जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट सूटेड है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग तरीके से काम करता है। और वही अगर एसेट एलोकेशन कहता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास उम्र है, समय है, वेतन बढ़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इक्विटी ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो, तो फिर आप एग्रेसिव जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। अब इन दोनों के लिए एक और मापदंड ये है कि जो रेगुलेटर है उन्होंने बहुत आसान कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए कि उन प्रोडक्ट्स के बेंचमार्क्स क्या है। तो आपको ये समझ में आता है कि जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है जो 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो बेंचमार्क है वो ज्यादा करके इक्विटी की तरफ रुझाव करेगा। तो आपको पता है कि जैसे या तो उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर हो, तो आपको पता है कि जैसे अगर सेंसेक्स X% से गिरता है या बढ़ता है, तो वो उतना 70% उसमें आप मल्टीप्लाई करके आपको समझ में आएगा कि इतना उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी डेट में रिटर्न। वही चीज अगर आप इक्विटी सेविंग्स की बात करें तो हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा आप एक समय पे 40% इक्विटी एक्सपोजर लोगे, बाकी 25 से 30% आप आर्बिट्राज के थ्रू एक्सपोजर लोगे, तो रिटर्न का जो मिश्रण है वो अलग होगा, और जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी उसका मिश्रण अलग होगा। और फिर जो एक क्लासिक कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी जो बाहर निकल के आई है, इससे ये इन्वेस्टर्स, ज्यादा करके इन्वेस्टर्स इसको अपना भी रहे हैं, हम देख रहे हैं मार्केट में। और उसका कारण भी यही है क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई गई है कि आप कभी 0 इक्विटी हो सकते हो, कभी 100% डेट हो सकते हो, या रिवर्स भी हो सकते हो। तो एक जो रिटर्न है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी शायद उसमें आ सकती है। तो ये अलग प्रकार के हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले सवाल में भी बात करा कि एसेट एलोकेशन तय करेगा कि आप एग्रेसिव कैटेगरी में जाएंगे या कंजर्वेटिव में जाएंगे, या आप वो एसेट एलोकेशन शायद आपको कुछ और श्रेणी के प्रोडक्ट्स की तरफ रुझाव। थोड़ा सा निवेशकों में कंफ्यूजन हो सकता है कि डेट का कंपोनेंट भी है, इक्विटी का कंपोनेंट भी है, उनके अलग अलग मात्रा जरूर है, तो टैक्सेशन किस हिसाब से लगेगा? डेट के हिसाब से लगेगा, इक्विटी के हिसाब से लगेगा? विद इन हाइब्रिड जो अलग अलग हमारी कैटेगरीज हैं उसमें टैक्सेशन हर किसी में समान है, अलग है? इस बात को जरा हमारे निवेशकों के लिए क्लियर कीजिए। टैक्सेशन में बड़ी क्लैरिटी है सीबीडीटी की तरफ से कि जिस भी फंड में 65% से ज़्यादा इक्विटी की मात्रा है उसमें इक्विटी टैक्सेशन होगा, और जिसमें 65 से कम है उसमें डेट की टैक्सेशन होगी। अब इन दोनों में मैं फ़र्क बताता हूँ। अब इक्विटी हो या डेट हो, जो गेन्स होते हैं आपको किसी भी फंड से, उसे फिर 2 भागों में बांटा जाता है कि लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है। इक्विटी में 1 साल से ज़्यादा अगर आपने रखा है तो वो लॉन्ग टर्म गेन है, नहीं तो शॉर्ट टर्म गेन है। डेट में अगर 3 साल से ज़्यादा आपने रखा है तो लॉन्ग टर्म गेन है, नहीं तो शॉर्ट टर्म गेन है। अब इक्विटी में अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो 1 लाख रुपए तक की गेन टैक्स फ्री है, और 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 10% का टैक्स आपको लगेगा। शॉर्ट टर्म गेन है अगर इक्विटी से तो आपका 15% टैक्सेशन में आप आ जाएंगे।
ऐसे ही अब हम डेट में आते हैं। अगर 65% से कम है इक्विटी और डेट ज़्यादा है, जैसे आपने कहा, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं, उसमें अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो 3 साल बाद आप जब निकालेंगे तो आपको 20% टैक्स देना है इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद, या 10% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर शॉर्ट टर्म गेन है, 3 साल से कम आपने रखा है और पहले निकाल लिया और गेन हुआ है, तो आपकी इनकम जो है उसमें ये गेन ऐड हो जाएगा, और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में हैं, चाहे वो 10% पे हैं आप, या 20 या 30, आपको उसी बेसिस पे आपको अपना टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये सिंपल है जो टैक्सेशन का है, और ये हर फंड को पे लागू होता है। एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है टैक्सेशन का। उत्तम जी ने बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया है। इसमें टैक्सेशन के लिए अब जो जितने भी हमारे निवेशक दोस्त देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वेबिनार हमें काफी ज्यादा हमने समझा हाइब्रिड फंड्स के बारे में, काफी बारीकियां हमें जानने को मिली श्रीनिवास जी आपसे और उत्तम जी आपसे भी। और एंड ऑफ इट हमें ये समझ में आया कि निवेश आपका है, पैसे आपके हैं, आपको सोच समझकर एक अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से ही अपने निवेश को आगे बढ़ाना चाहिए। और हाइब्रिड फंड्स में कौन सी कैटेगरी किसके लिए है, कौन सा फंड किसको सूट करता है, इस पर आज हमने खास तौर पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास खानोलकर जी आपका और उत्तम अग्रवाल जी आपका हमारे साथ इस बेहद ही खास इन्वेस्टर्स एजुकेशन इनिशिएटिव में एक खास पहल में शामिल होने के लिए। आशा करते हैं हमारे तमाम निवेशकों को ये वेबिनार काफी ज्यादा पसंद आया होगा और हम कोशिश करते रहेंगे ऐसे ही खास वेबिनार आप सबके लिए लेकर आने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले कृपया स्कीम की जानकारी और दूसरे ऑफर डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें।